कुत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। दोस्तों, जब भी कोलकाता की बात होती है तो अक्सर मिर्जा गालिब के इस शेर को याद किया जाता है। 19वीं सेंचुरी में जब मिर्जा गालिब ने कोलकाता के लिए ये लाइंस लिखी थी, तब कलकत्ता कहलाने वाला आज का कोलकाता अपने चरम पर था। और वो भी क्यों ना, उस दौर में ब्रिटिश इंडिया की वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कैपिटल दोनों हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत के भीतर शुरू हुए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात हो, चाहे ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रहे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, सबके अंकुर कोलकाता के इर्द गिर्द ही फूट रहे थे। समय के साथ कैलिकटा से कलकत्ता और 2001 में कलकत्ता से कोलकाता बने इस शहर को अपने साइंटिफिक, लिटरेरी, कल्चरल, कंटिन्यूअस और इनकम्पेरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ प्रोसेशंस, द सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय जैसे नामों से भी जाना जाता है। मगर आज की स्थिति में कोलकाता कहाँ है? अगर हम आज की बात करें तो देश में एक समय 6 A1 सिटीज के नाम से मशहूर रही बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद के बीच कोलकाता ही सबसे पूरेस्ट है। और आज के समय कोलकाता कहीं पीछे छूटता दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि एक समय में इंडियन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का सेंटर माना जाने वाला कोलकाता के अर्बन डिके को 1985 में पार्लियामेंट में डिस्कस करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसे एक डाइंग सिटी तक कह दिया था। तो वहीं इस बात को भी बहुत समय नहीं हुआ जब वेस्ट बंगाल के ही गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता की डिप्लीटिंग स्टेट की वजह से उसे सिटी ऑफ रिटायर्ड पीपल बताया था। ऐसे में ये प्रश्न पूछना लाजमी है कि आखिर कोलकाता को हुआ क्या है? आखिर कैसे एक समय में एशिया का ये चमकता सितारा 21st सेंचुरी के अंधेरों में गुम हो गया? तो चलिए आज हम अपने वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर 1 के इंडियन हिस्ट्री सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, कोलकाता के आज को समझने के लिए हमें उसके कल को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोलकाता के आज तक के सफर को देख लेते हैं, जो उसने कलकत्ता के रूप में शुरू किया था। यूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैलिकटा को कलकत्ता के रूप में एक प्रोमिनेंट प्रेसिडेंसी सिटी बनाने के प्रयास लेट 17वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गए थे। लेकिन इसमें फर्स्ट माइलस्टोन तब आया जब 1712 में ईआईसी ने यहाँ पर लोकेटेड अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर फोर्ट विलियम्स का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। हालांकि ठीक इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के लोकल नवाब्स के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसका चरम हमने 1756 में कलकत्ता के इसी फोर्ट विलियम्स में हुए ब्लैक होल इंसिडेंट और 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी के रूप में देखा। लेकिन इस वॉर के बाद 1765 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने बंगाल के साथ साथ आसपास के बिहार और उड़ीसा को भी एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर की झोली में डाल दिया। जिसके बाद 1772 में भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रोविंशियल मुगल कैपिटल मुर्शिदाबाद से सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज कलकत्ता में शिफ्ट कर दिए और इसे भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया। इसके साथ ही 1773 में बॉम्बे और मद्रास को भी कलकत्ता प्रेसिडेंट के फोर्ट विलियम्स के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ब्रिटिश लॉस को एडमिनिस्टर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी स्टैब्लिश कर दिया गया। इसी दौरान 1793 में नवाब्स के रूलिंग पावर को एबॉलिश करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता सिटी के साथ साथ पूरे प्रोविंस का कंट्रोल फॉर्मली अपने हाथों में ले लिया और यहाँ से सही मायनों में कलकत्ता के ब्रिटिश इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ। 1797 से 1805 तक रिचर्ड वेलेस्ली प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स के गवर्नर जनरल रहे, जिन्हें अक्सर कलकत्ता सिटी के पब्लिक आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है। इसी बीच 1835 में एशिया का फर्स्ट कॉलेज ऑफ यूरोपियन मेडिसिन द मेडिकल कॉलेज बंगाल और 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रूप में साउथ एशिया की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी कलकत्ता में ही ओपन हुई। वहीं 1850s आते आते कलकत्ता में तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। यहाँ बहुत से टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री सेटअप हुए, जिससे इनकरेज होकर ब्रिटिश कंपनीज ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हेवली इन्वेस्ट किया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश एरा में जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके कैपिटल सिटी कलकत्ता का प्रेस्टीज भी बढ़ता गया। ये शहर अल्टीमेटली ब्रिटिश एम्पायर का एक नर्व सेंटर बना, जहां इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, पहली इलेक्ट्रिक लाइट और पहला हाई कोर्ट सेटअप किया गया। देखते ही देखते कलकत्ता में टेलीग्राफ कनेक्शंस, हावड़ा रेलवे स्टेशन के साथ साथ बहुत से कैसल्स और विक्टोरियन आर्किटेक्चर्स के
अनपैरेलल्ड एग्जांपल्स भी बनते चले गए। साथ ही इस दौरान यहाँ का ओवरसीज ट्रेड भी फ्लरिश करता रहा। फॉर एग्जांपल 1787 में पहली यूएस मर्चेंट शिप कलकत्ता आई। इनफैक्ट यहाँ का यूएस कॉन्सुलेट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का दूसरा सबसे पुराना कॉन्सुलेट है, जो 19 नवंबर 1792 में स्टैब्लिश किया गया। यहाँ तक कि 1806 में फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक को भी कलकत्ता में ही स्टैब्लिश किया गया, जबकि बॉम्बे में ये 1840 में स्टैब्लिश हुआ। यही नहीं, कलकत्ता में स्थित बैंक ऑफ बंगाल भी दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक्स के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। हालांकि यहाँ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डेवलपमेंट भारत को डेवलप करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के लिए किया था। साथ ही एक चमकदार कलकत्ता बनाने के लिए उसने आसपास के पूरे प्रोविंस को हैवी टैक्सेशन के अंधेरों में ढकेल दिया था। इसका नतीजा 1769 से 73 और 1870s के ग्रेट फैमिन्स में देखा जा सकता है। लेकिन हिस्टोरियन विलियम डैरिम्पल की माने तो कलकत्ता 18th सेंचुरी का दुबई हुआ करता था, जो एक टैक्स फ्री हेवन था जहां ट्रेडर्स को बिजनेस करने की आजादी थी। यही कारण है कि उस दौर में कलकत्ता बहुत से बैंक्स और लोन ऑफिसर्स का गढ़ हुआ करता था। इसी के चलते यदि आप बंगाल और बॉम्बे के बीच के एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करें तो 1874 से 1939 तक बंगाल बॉम्बे के कंपैरिजन में कहीं आगे था। कलकत्ता में बढ़ते ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और यहाँ की बंगाली कल्चर के इंटरमिक्स से एक नए बाबू क्लास अर्बन इंडियंस का भी इमर्जेंस देखने को मिला, जो कि ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, न्यूज़पेपर रीडर्स और एंग्लोफाइल्स थे। 19th सेंचुरी के इंडियन रेनेसेंस में कहीं ना कहीं इस इंटरमिक्स ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे में बे ऑफ बंगाल के सी रूट्स में अपनी खास जगह, गंगा डेल्टा के पास स्थित होने की वजह से फर्टाइल लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्लरिशिंग ओपियम ट्रेड का एक की जंक्शन पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी एजुकेटेड क्लास और इंडस्ट्रीज के लिए मैन पावर की अवेलेबिलिटी की वजह से कलकत्ता एक फाइनेंशियल हब बनकर उभर रहा था। इस वजह से भारत की ज्यादातर कंपनीज बंगाल में ही लोकेटेड थीं। यही कारण है कि एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियल सेंटर बने कलकत्ता को ज्वेल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब 19th सेंचुरी तक कलकत्ता भारत का एक शाइनिंग स्टार बना हुआ था, तो फिर 20th सेंचुरी में आकर ये एकदम से डिम क्यों हो गया? आइए समझते हैं। तो 20th सेंचुरी आते ही कलकत्ता को पहला झटका तब लगा जब 12 दिसंबर 1911 को तत्कालीन एम्परर जॉर्ज द फिफ्थ ने दिल्ली में हुए दिल्ली दरबार के दौरान देश की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली किए जाने की घोषणा कर दी। उस समय भारत में वाइसरॉय लॉर्ड हैडिंग सेकंड का शासन था। 25 अगस्त 1911 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्ल ऑफ क्रूई को लिखे अपने एक लेटर में लॉर्ड हैडिंगे ने ही किंग जॉर्ज द फिफ्थ से यह अपील की थी कि वो भारत की कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दें। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को भारत में अपनी कैपिटल बनाया था, तब उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। लेकिन अब जब पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य है, तब भारत के ईस्टर्न एंड पे उसकी कैपिटल होना लॉजिकल नहीं है। खासतौर पर तब जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बाद इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। हालांकि तब इंडियन कैपिटल के रूप में कुछ और सिटीज के बारे भी मंथन किया गया था, लेकिन उसके कंक्लूजन में यही माना गया कि दिल्ली को हमेशा से भारत की हिस्टोरिकल सीट माना जाता रहा है और इसीलिए इंडियन कैपिटल वही होनी चाहिए। साथ ही इंडिया में उसकी सेंट्रलाइज्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन और ब्रिटिशर्स की इंडिया में विंटर कैपिटल शिमला से उसकी नजदीकी भी दिल्ली को फेवर करती है। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने 1905 के बंगाल डिवीजन के चलते हो रहे ऑनगोइंग प्रोटेस्ट और डिसेंट के दबाव में बंगाल के पार्टीशन के अपने फैसले को 1911 में रिवर्स करने का फैसला किया, तब भारत के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही उन्होंने मुगल लेगेसी का हवाला देते हुए इंडियन कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ ही दिल्ली को कैपिटल सिटी की तरह डेवलप और डिजाइन करने के लिए दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश कर दी गई, ताकि यहाँ पर वाइसरॉयज हाउस, द सेक्रेटरीट बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चरल वर्क्स को एस्थेटिकली बिल्ड किया जा सके। इस काम के लिए आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी सौंपी गई और इस तरह कलकत्ता से भारत की कैपिटल के रूप में उसका पहला क्राउन छिन गया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की क्राउन के बाद अब कलकत्ता देश में अपनी फाइनेंशियल सुपीरियरिटी भी खोने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कलकत्ता से नई दिल्ली शिफ्ट होने के साथ ही जहां एक ओर कलकत्ता की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में कमी आने लगी, तो वहीं दूसरी ओर इसका इकोनॉमिक डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 में ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप के साथ साथ ब्रिटेन को सी रूट से कनेक्ट करने में बॉम्बे पोर्ट ने की रोल प्ले किया।
आफ्टर ऑल ब्रिटिश एम्पायर के नजरिए से बॉम्बे की ज्योग्राफिकल पोजीशन वॉर टाइम क्रूशल मूवमेंट्स के लिहाज से बेनिफिशियल तो थी ही, जबकि दूसरी ओर कलकत्ता समुद्र से करीब 80 मील अंदर हुबली रिवर के थ्रू कनेक्टेड पोर्ट था, जो कि मॉडर्न कार्गो शिप्स के लिए सूटेबल नहीं था। इसी तरह मिड 19th सेंचुरी में शुरू हुए रेलवे नेटवर्क ने भी बॉम्बे को डेक्कन रीजन के साथ साथ पंजाब से कनेक्ट कर दिया था, और इसके स्पिलओवर इफेक्ट से बॉम्बे में तेजी से डेवलप हो रहे बैंकिंग सिस्टम, बिजनेस क्लास, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स ने कराची पोर्ट के कंपैरिजन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बॉम्बे एक आइडल चॉइस बन गया था। साथ ही 1875 में शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 20th सेंचुरी के मिड तक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो चुका था। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिस को भी कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि जहाँ एक और कलकत्ता में स्थित बैंक्स और इंडस्ट्रीज को प्राइमरीली ब्रिटिशर्स द्वारा ब्रिटिश बिजनेस को ध्यान में रखकर रन किया जाता था, वहीं बॉम्बे की इंडस्ट्रीज और बैंक्स ज्यादातर इंडिजिनस ओनर्स द्वारा रन किए जाते थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉम्बे का राइज और डोमिनेंस स्टैब्लिश होना लाजमी था। लेकिन कलकत्ता को सबसे बड़ा झटका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तब लगा जब 1942 में जापानीज फोर्सेस बर्मा इन्वेजन के बाद कलकत्ता को अपना निशाना बनाया, जिसमें कलकत्ता सिटी के साथ साथ कलकत्ता पोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। और इसी दौरान कलकत्ता को 1943 के ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल से भी गुजरना पड़ा। ये वही मैनमेड डिजास्टर था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अपने आर्मी का पेट भरने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरे बंगाल को भुखमरी की आग में झोंक दिया था। इसकी वजह से बंगाल में तकरीबन 25 से 40 लाख लोग भुखमरी से मारे गए। नतीजा ये हुआ कि भारत के आजाद होते होते कलकत्ता अपनी शाइन खोने लगा था और उसे दिल्ली ने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में और बॉम्बे ने उभरते हुए फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में रिप्लेस कर दिया था। मगर एक तरह से ये तो बस कुछ ऐतिहासिक कारण थे, या फिर कहें कलकत्ता के पिछड़ने की शुरुआत मात्र थी। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया में कलकत्ता के डाउनफॉल की कहानी वेस्ट बंगाल के डाउनफॉल के साथ साथ ही चलती रही। जब 1947 में पूरा भारत आजादी की खुशियां मना रहा था, तब पंजाब की तरह ही बंगाल भी विभाजन का जहर पी रहा था। इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे रेफ्यूजीज का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और मास स्केल राइट्स एक साथ जारी थे। मगर जहां एक और पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान के हिस्से वाले वेस्ट पंजाब और ईस्टर्न पंजाब के बीच हुआ पॉपुलेशन एक्सचेंज लगभग इक्वल था, वहीं बंगाल में यह माइग्रेशन ऑलमोस्ट वन वे रहा, जिसकी वजह से करीब 4 मिलियन हिंदू रेफ्यूजीज ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े शहर कलकत्ता में जमा हो रहे थे, और ये शहर इसी बढ़ती आबादी के तले दबता चला जा रहा था। पार्टीशन के चलते कलकत्ता की इंडस्ट्रीज को भी एक तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगाल अपने वास्ट रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल को खो चुका था। जिस जूट इंडस्ट्री ने एक समय में कलकत्ता और बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी, वही इस क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार बनी, क्योंकि इस विभाजन की वजह से 75% जूट ग्रोइंग एरियाज ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और सारे 106 मिल्स, बेलिंग सेंटर्स और एक्सपोर्ट हब्स इंडिया में रह गए। ऐसे में जब इस एरिया में जूट ग्रो ही नहीं हो रहा था, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए इन इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट सेंटर्स का आखिर क्या काम होता, जिसके चलते ये जल्द ही ठप पड़ गए। हालांकि इनिशियली दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स के थ्रू ये सेक्टर काम करता रहा, पर जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये कोशिश भी बंद कर दी गई। राइजिंग पॉवर्टी और रेफ्यूजीज के इन्फ्लक्स का नतीजा ये हुआ कि कलकत्ता एक ग्लोरियस सिटी से एक ब्रिटिश रिलिक में बदल गया, जो अब तक एक मास स्लम का रूप ले चुका था, जिससे उभरने के लिए कलकत्ता को एक मैसिव टर्न अराउंड की जरूरत थी, जो शायद समय के साथ वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन और वेस्ट बंगाल की मिनरल रिसोर्सेज के दम पर अचीव कर भी लेता। लेकिन इसी बीच 1952 में इंडियन गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई, जिससे मिनरल रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज किया जा सके। असल में इस पॉलिसी को भारत सरकार सारे देश में इंडस्ट्रीज के इक्वल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए लाई थी, मगर वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे स्टेट्स को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इस पॉलिसी ने उन्हें मिलने वाला कंपैरेटिव एडवांटेज छीन लिया। मास माइग्रेशन की वजह से ओवरक्राउड और इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय डिक्लाइन का शिकार होते कलकत्ता के साथ साथ पूरे वेस्ट बंगाल में बिगड़ते हालातों ने यहाँ की सोसाइटी में असंतोष और विरोध को हवा दे दी। कलकत्ता में एडिक्वेट फूड, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फेयर वेजेस, अकोमोडेशन और वर्कर राइट्स को लेकर धरना, हड़ताल और प्रदर्शन होना एक आम बात हो गई थी।
स्टूडेंट्स, रेफ्यूजीज, अर्बन मिडिल क्लास और लेबर्स के पार्टिसिपेशन से बढ़ने वाली इस ऑपोजिशन को कई लेफ्टिस्ट पार्टीज लीड करने लगी और 1950s से ही शुरू हो चुके इन मूवमेंट्स के थ्रू कलकत्ता का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बना जो स्पेसिफिकली अपने प्रोटेस्ट, रैलीज, स्ट्राइक्स के लिए जाना जाने लगा। इसी तरह बंगाल के कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस की जगह डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ने ले ली। यही नहीं, इस दौरान फ्रीक्वेंट पावर कट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स ने कलकत्ता की रही सही इंडस्ट्रीज को भी या तो ताले लगा दिया या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया। डेटा बताता है कि 1965 में अकेले कलकत्ता में 179 स्ट्राइक्स और फैक्ट्रीज में लॉकआउट के 49 इंसिडेंट्स हुए, जबकि 1970 तक यह आंकड़ा बढ़कर रिस्पेक्टिवली 678 और 128 का हो गया। लेकिन देखते ही देखते इन प्रोटेस्ट ने भी वायलेंट रुख अपना लिया। नतीजा ये हुआ कि 1967 में बंगाल से शुरू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट, जो आज भी इंडिया की एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी इशू बना हुआ है। वैसे तो ये पीजेंट अपराइजिंग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई, पर कलकत्ता इसका एक मेजर साइड बनकर उभरा, जहां रेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा पूंजीवादी समाज के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। नतीजा ये हुआ कि बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी टीचर्स, पॉलिटिशियंस और लैंडलॉर्ड्स को क्लास एनिमीज घोषित कर दिया गया। ये वो दौर था जब कलकत्ता को रिवाइव करने और उसकी पास्ट ग्लोरी की वजह से अभी भी भारत की कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें अपना भरोसा जगाए हुए थे। और यही कारण है कि बिरला, जेके, बंगूर, थापर और टाटा जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में ही थे और इसी कड़ी में कलकत्ता में द ग्रांड टाटा सेंटर भी बिल्ड किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच फरवरी 1968 में कलकत्ता के रविंद्र सरोवर स्टेडियम में अशोक कुमार नाइट ऑर्गेनाइज की गई, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन ये नाइट एक नाइटमेयर में तब बदल गई जब इसी स्टेडियम में अनरूली क्राउड ने राइट कंडीशंस क्रिएट कर दी, जहां स्टेजेस तोड़ दिए गए और क्राउड ने डजन्स ऑफ गर्ल्स और विमेन का मास रेप और मर्डर कर दिया, जबकि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर बस तमाशा देखता रहा। अगले 2 दिन तक महिलाओं की नेकेड बॉडीज पास की ही रविंद्र सरोवर लेक में मिलती रहीं, जबकि इस मास रेप और मर्डर इंसिडेंट पे प्रोमिनेंट सीपीएम लीडर्स का इस मास क्राइम को जस्टिफाई करते हुए कहना था, दिस इज द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट अगेंस्ट द बर्गीज। और ये कहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने इस हीनियस क्राइम को जस्टिफाई किया। यानी उनका कहने का मतलब था कि ये वर्किंग क्लास का पूंजीवादी के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन है। और इसी इंसिडेंट ने देश को हिला कर रख दिया। इसी इंसिडेंट के कुछ समय बाद ये खबर आई कि कलकत्ता में ही आदित्य बिरला को उनकी कार से जबरदस्ती बाहर निकाला गया और उन्हें मारने पीटने के बाद सड़क पर बिना कपड़ों के चलने पर मजबूर किया गया। एक बार फिर से इसे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। यही वो इंसिडेंट था जिन्होंने कलकत्ता के ताबूत में आखिरी कील का काम किया और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा कलकत्ता को छोड़कर जाने का सफर शुरू हो गया। और इसी कारण आने वाले समय में वेस्ट बंगाल का यूथ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करने के लिए मजबूर होता चला गया। इस सब के बीच भी कलकत्ता खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान एक बार फिर से उसे रेफ्यूजीज के माइग्रेशन का शिकार होना पड़ा और ऑलरेडी लैक ऑफ रिसोर्सेज से जूझ रहे वेस्ट बंगाल पर और भी ज्यादा दबाव पड़ गया। वहीं 1973 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाकर इंडियन फर्म्स में फॉरेन ओनरशिप को कैप कर दिया, जिसने कोलकाता में इंडियन बिजनेसमैन द्वारा ब्रिटिश टाइम्स की इनहेरिटेड कंपनीज को भी फाइनेंस के डेफिसिट में लॉकआउट की ओर ढकेल दिया। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और डीइंडस्ट्रियलाइजेशन और भी बढ़ गया। ऐसे में वेस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता भी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल बेस के साथ साथ राइजिंग इंसर्जेंसी से जूझने लगा, जहां असैसिनेशंस, रॉबरीज, रैंसम्स, अबडक्शंस आम हो गए थे। 1970 की सैन बड़ी किलिंग्स, 1979 की मारे झापी मैस्केयर, 1982 का बिजोन सेतु मैस्केयर, 1990 के बनताला गैंगरेप, 2000 के ननूर मास्केयर और 2007 के नंदीग्राम मास्केयर इसी कड़ी के कुछ इंसिडेंट रहे। जाहिर है इसका सीधा प्रभाव बिजनेस एनवायरनमेंट पर पड़ने लगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं वेस्ट बंगाल के इस डाउनफॉल में यहाँ की मार्क्सिस्ट पार्टी सीपीआई के 3 दशक से ज्यादा लंबे चले रूल का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने वेस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता को भी मास रिवॉल्यूशन के नाम पर गहरे अंधेरे में ढकेल दिया। दोस्तों मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आज के कोलकाता की स्थिति क्या है। दोस्तों इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि कोलकाता आज भी भारत की कल्चरल कैपिटल है। सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय और ग्रेट फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद से लेकर नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और एक्सेप्शनल फिल्म मेकर सत्यजीत रे तक कोलकाता ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और यही कारण है कि हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, पारसी और यहाँ तक कि चाइनीज टेम्पल्स तक
कई कल्चर्स को खुद में समेटे कोलकाता अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, लिबरल थॉट्स और एजुकेशन के टुवर्ड्स अपने टेम्परमेंट की वजह से ही देश में अपनी अलग पहचान रखता है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि देश के किसी भी दूसरे शहर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट्स कोलकाता से ही बिलोंग करते हैं। ऐसे में कोलकाता के कंट्रीब्यूशंस और डिस्टिंक्ट पहचान को कोई नकार नहीं सकता, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छूट चुके कोलकाता को कुछ तेज कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स और आईटी रिवॉल्यूशन अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, उस समय वेस्ट बंगाल के साथ साथ कोलकाता भी अपनी आंखें बंद किए हुए था। लेकिन अब अपनी गलतियों से सीखते हुए बीते कुछ समय में वेस्ट बंगाल ने कई इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ अट्रैक्ट किया है, जिसका नतीजा है कि आज वेस्ट बंगाल और उसका एपिसेंटर कोलकाता लगातार फ्लरिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वेस्ट बंगाल के साथ साथ कोलकाता में भी चीजें सामान्य हो गई हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की दौड़ में वापस आने के लिए कहीं न कहीं कोलकाता को खुद अपनी बैड इमेज से लड़ना होगा, और वो इस दिशा में प्रयास कर भी रहा है। इसका नतीजा है कि एक समय में बिजनेस सेटअप और उनकी वर्किंग में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए फेमस रहा वेस्ट बंगाल आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी लगातार इंप्रूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में वेस्ट बंगाल ने 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्ड भी जीता था। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक समय में भारतीय राज्यों की कतार में आखिरी पायदान पर पहुंच चुका वेस्ट बंगाल आज ग्रोथ के मामले में देश के 4 रनिंग स्टेट्स में से एक है, जिसमें कोलकाता एक अहम रोल प्ले कर रहा है। आज कोलकाता में आईटी, जूट, लेदर, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, मेटल्स और मिनरल्स और टूरिज्म जैसे मैसिव इंडस्ट्रीज के साथ साथ बहुत सी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इंप्रूव कर रही हैं। खासतौर पर कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आईटी सिटी और बायोटेक इंडस्ट्री के लिए कोलकाता बायोटेक पार्क को डेवलप करने की भी कोशिश की जा रही है। यही नहीं, कोलकाता में ही भारत का बिगेस्ट टी हैंडलिंग पोर्ट और टी ऑक्शन मार्केट मौजूद है। इसके अलावा अपनी लोकेशनल एडवांटेज की वजह से रिसेंट टाइम्स में कोलकाता देश के बिगेस्ट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में भी उभर रहा है। इन्हीं सबके क्यूमुलेटिव इफेक्ट से आज कोलकाता भारत की टॉप 5 वेल्दिएस्ट सिटीज में आता है। साथ ही कोलकाता को एक एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट हब बनाने और कोलकाता में फाइनेंशियल हब डेवलप करने के लिए कोलकाता की सैटेलाइट सिटी के तौर पर राजरहट न्यू टाउन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कोलकाता हांगकांग और सिंगापुर जैसे 2 इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर से अपनी विसिनिटी का फायदा उठा सके। और अपनी इन्हीं प्रयासों के चलते मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने ये उम्मीद जताई है कि 2030 तक कोलकाता एक ग्लोबल फाइनेंशियल एक्टिविटी के एपिसेंटर के रूप में उभर सकता है। इसी तरह अगर हम कोलकाता शहर को देखें तो अपनी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 45 लाख की पॉपुलेशन के साथ ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी की लिस्ट में काफी पीछे 7th रैंक पर दिखाई देता है। लेकिन अगर पूरे कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया को जोड़कर देखें तो ये 2023 की स्थिति में लगभग 1.53 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ भारत का 3rd मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाता है। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो कोलकाता भारत के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में से भी एक है, और यहीं से कोलकाता की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बार बार सामने आती हैं, जहां ये बताया जाता है कि डेंस पॉपुलेशन और अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से कोलकाता की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही ओवर क्राउडेड होने और उस कंपैरिजन में फ्रूटफुल जॉब्स क्रिएट ना कर पाने की वजह से कुछ साल पहले ही नीति आयोग की एक रिपोर्ट से ये पता चला कि कोलकाता जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में भारत में वर्स्ट स्टेटस पे है। अगर हम कोलकाता को भी बाकी डेवलप्ड मेट्रो सिटीज के बजाय आइसोलेशन में देखें तो हम पाएंगे कि वो अपने डेवलपिंग सर्विस सेक्टर से अपनी इस कमी को दूर करने का भी तेजी से प्रयास कर रहा है। इसी तरह अक्सर कोलकाता के पुराने होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके चलते ये बात कही जाती है कि कोलकाता आज भी अपने ब्रिटिश एरा में खोया हुआ है और ब्रिटिश टाइम्स में बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रिलाई करता है, और यही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता की ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा रोड़ा है। यही नहीं, कोलकाता के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट और सिस्टमैटिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी ओर एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते राइजिंग सी लेवल की वजह से यूएन की रिपोर्ट भी ये बात कहती है कि कोलकाता का ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट है, जिस पर जल्द से जल्द एक्शंस लिए जाने चाहिए, वरना कोलकाता का भविष्य संकट में आ सकता है। अब इसकी आर्गुमेंट में ये बात कही जा सकती है कि भारत के दूसरे परसीव्ड टू बी मोर डायनेमिक मेट्रो सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु का ट्रैफिक, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पॉल्यूशन, और मुंबई का इक्वली स्ट्रेन्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिमिलर रीजन से इल फेमस है। ऐसे में कोलकाता को अपने प्रॉब्लम की वजह से सिंगल आउट या फिर एलियनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सॉल्यूशन की अप्रोच के साथ उसे देखना चाहिए। और यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है कि कोलकाता हमेशा भारत के लिए एक लीडिंग एग्जाम्पल सेट करता रहा है।
ऐसे में उसे यहाँ भी अपनी कमियों से मुंह फेरने के बजाय उन पर काम करने की जरूरत है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। कोलकाता के साथ एक बड़ी समस्या ये भी रही है कि आजादी की कई सालों बाद तक उसे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल पाई। जो भी गवर्नमेंट्स आई वो मेनली इलेक्शंस और पॉलिटिकल कैंपेन्स में बिजी रही हैं और इसी के चलते वेस्ट बंगाल और कोलकाता का डेवलपमेंट भी लगातार हैम्पर हुआ। और इसीलिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर पॉलिसीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन जनरल वेस्ट बंगाल और कोलकाता के लोगों को अपनी सोच में एक शिफ्ट लाना होगा ताकि एक बार फिर कोलकाता वैसे ही जगमगा सके जैसे उससे हर भारतीय को उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।